दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र केमिस्ट्री में अध्याय 3 रासायनिक बल गति चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इस वीडियो में हम क्या है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इससे पिछली वाली वीडियो में दोस्तों मैं आपको इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर के बता चुका हूं। जाकर नहीं देखिए, वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दे दूंगा। ओके, तो तैयारी जीत की अब की बार 95% पार के उद्देश्य से हम क्या है बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी बताऊंगा अच्छे से समझाऊंगा भी, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों आ जाते हैं हमारे अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर, जो कि है 2 नंबर वाली प्रश्नोत्तर है। पहला है अभिक्रिया की औसत दर से आप क्या समझते हैं। तो अभिक्रिया की औसत दर आपको पूछी जा रही है। तो क्रियाकारक यानी अभिकारक की इकाई समय में सांद्रण परिवर्तन औसत दर कहलाती है। इसे ज्ञात करने के लिए अभिकारक या क्रियाकारक की परिवर्तित सांद्रता को समय से भाग देते हैं। ओके, अभिक्रिया की औसत दर क्या है? अभिक्रिया की इकाई समय में सांद्रता में जो परिवर्तन होता है वो अभिक्रिया की क्या है औसत दर आपकी कहलाती है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप गुणांक से आप क्या समझते हो। तो उन वेग नियतांक को अनुपात जिसमें 10 डिग्री ताप का अंतर होता है ताप गुणांक कहलाता है। वेग नियतांक जिनका अनुपात होता है जिसमें क्या है 10 डिग्री का अंतर होता है ताप गुणांक नियतांक कहलाता है। ओके, जिस बार से आपका दिया भी हुआ है और इसमें जो आपका क्या है इनका मान क्या अधिकांश 2 या 3 के मध्य आता है। ओके, नेक्स्ट हमारा रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिभाषित कीजिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर इकाई समय में अंतराल में अभिकारक अथवा उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन के बराबर होते हैं। ओके, अभिकारक अभ्यास आपको थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, तो यहाँ फॉर्मूला याद रखिएगा क्योंकि आगे इसका यूज भी होगा। तो अभिक्रिया की दर बराबर होता है अभिकारक के सांद्रण परिवर्तन बटे समय अंतराल, या फिर कहा जा सकता है उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन बटे समय अंतराल। अगर दोस्तों हम अभिकारक के सांद्रण परिवर्तन बटे समय अंतराल करते हैं यानी अभिकारक लेते हैं यहाँ, तो आपका ऋण चिन्ह आएगा। क्योंकि क्या है आपको याद रखना है कि जब भी अभिक्रिया होगी तो अभिक्रिया में जैसी होती कंप्लीट होती जाती है तो अभिकारक की मात्रा अभिकारक के सांद्रण में कमी आती जाती है और उत्पाद में यह वृद्धि हो जाती है। तो मतलब उत्पाद की सांद्रण में वृद्धि होती जाती है, उत्पाद बढ़ता जाएगा और जो हमारा अभिकारक है उसमें कमी आती जाएगी। तो अभिकारक में ऋण चिन्ह और उत्पाद रहेगा धनात्मक चिन्ह रहेगा। ओके, इस प्रकार से रहेगा। फिर इसके बाद आपको क्या है इनकी इकाई भी जरूर याद करके रखना है। तो अभिक्रिया की दर की इकाई सांद्रण की इकाई तथा समय की इकाई का निर्भर करती है। यदि सांद्रण मोल प्रति लीटर में है तो और समय सेकंड में व्यक्त किया जाए तो आपकी अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगा मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है रासायनिक अभिक्रिया की दर, तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ओके, दोस्तों हम इसे मिनट में लेते हैं तो मोल प्रति लीटर प्रति मिनट आपका हो जाएगा। तो ये आपको हो जाता है आपका इकाई किसकी अभिक्रिया की दर की, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता की परिभाषा लिखिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए उसके आरंभिक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या आपकी अणुसंख्यता कहलाती है। तो रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता पूछे या क्या पूछे अणुसंख्यता पूछे, एक ही बात है। तो अभिक्रिया की आणविकता अभिक्रिया का अणुसंख्यता एक ही बात हो जाती है। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्या होता है आपका अणुसंख्यता या अभिक्रिया की आणविकता की कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसके आरंभिक पद में उसके अभिकारक में अणुओं की जितनी भी संख्या टोटल अणुओं की संख्या क्या आपकी क्या है अणुसंख्यता कहलाती है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है आपके अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि आपको क्या हो जाती है कि अभिकारक में वे अणुओं की संख्या उन अणुओं की संख्या जो क्या है दर निर्धारण करते हैं, अभिक्रिया का क्या है दर निर्धारण करते हैं, वो अभिक्रिया की कोटि कहलाते हैं। तो ये अच्छे से याद रखिएगा, अभिक्रिया की आणविकता की परिभाषा और अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा। ओके, आगे हम क्या है दोनों का अंतर समझेंगे क्योंकि अंतर वाला क्वेश्चन भी आता है। ओके, इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आप जानते हैं कि जब भी क्या है क्रिकेट के मैच होते हैं तो क्या सीरीज वाइज होते हैं। तो मान लीजिए भारत और क्या है श्रीलंका का सीरीज हो रही है T20 वाली, 3 मैच ही होनी है। ओके, 3 मैच होने हैं। तो जब टीम चुनी जाती है तो मैच तो देखिए 11 खिलाड़ी खेलते हैं क्रिकेट में। ओके, लेकिन क्या है जब भी चयन होता है तो 15 खिलाड़ियों का चयन होता है। 4 जो खिलाड़ी होते हैं उन्हें रिजर्व रखा जाता है, कोई भी खिलाड़ी चोटिल हो जाता है तो उसके स्थान पर क्या है बदल दिया जाए। तो हमेशा क्या है जब भी टीम का चयन होता है तो 15 खिलाड़ियों का चयन होता है। तो ये आपके जो 15 खिलाड़ी हो जाते हैं वो आपके क्या है अणुसंख्यता या कहला सकते हैं अभिक्रिया की आणविकता। लेकिन जो मैच खेलते हैं हार और जीत का जो निर्धारण करते हैं वो कौन निर्धारण करते हैं, वो हमारे कहलाते हैं जो 11 खिलाड़ी जो है मैच खेल रहे हैं। ओके, तो वो हमारे कहलाएंगे अभिक्रिया की कोटि, यही अभिक्रिया की कोटि। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा है लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर जो कि हमारे 3 नंबर वाले लेने वाले हैं। तो पहला इसमें हमारा क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव डालने वाले कारक का उल्लेख कीजिए। यह क्वेश्चन बन सकता है जिस प्रकार से हमेशा आता है कि अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। ओके, तो इन्हें हम देख लेते हैं कौन कौन से कारक है जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। ओके, तो आपको इसको याद रखने के लिए आपको सबसे पहले इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो अभिक्रिया की दर है वो क्या है, अणुओं की टक्करों पर डिपेंड करता है। अगर अणुओं में टक्कर ज़्यादा होगी तो अभिक्रिया की जो दर होगी वो बहुत ज़्यादा तेज होगी। ओके, और टक्करों की संख्या अगर कम होगी तो अभिक्रिया की जो दर है वो कम होगी। ओके, तो जो कोई भी आपका जो पदार्थ होता है, कोई भी आपकी जो होती है क्रिया होती है, इसमें हम क्या अभिकारक लेते हैं। अभिकारक चाहे आपका द्रव हो चाहे ठोस अवस्था में लेके दें हम, तो उसमें अणु तो होंगे ही। ओके, तो अणु तो आपके इसमें होना ही है। तो अणुओं के जो इस प्रकार के बहुत सारे अणु हैं, इनमें जो टक्कर डिपेंड करेंगे, इनकी जो टक्कर की जो संख्या है वो डिपेंड करेगी अभिक्रिया तेज होगी या धीमी होगी। अगर टक्कर बहुत ज़्यादा, जो टक्करों की संख्या है, अणुओं के टक्करों की जो संख्या है बहुत ज़्यादा है, तो फिर आपकी जो अभिक्रिया की दर है वो तेज होगी। और टक्करों की संख्या कम है तो आपकी अभिक्रिया क्या है, धीमी गति से होगी। ओके, इसको आपको माइंड में लेकर चलना है, तो इससे आपके पूरे पॉइंट का आपको समझ जाएंगे। तो अभिक्रिया को दर को प्रभावित करने वाले कारक में पहला हमारा अभिकारक का सांद्रण। जो अभिकारक हमने लिया है उसका सांद्रण किस प्रकार से। ओके, तो यदि क्या है तो देख सकते हैं अभिकारक का सांद्रण बनाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, क्योंकि अभिक्रिया की दर अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। तो क्या बताया जा रहा है कि जब भी हम अभिकारक का सांद्रण में अगर वृद्धि करेंगे, सांद्रण बढ़ाते हैं, तो सांद्रण बढ़ाने से क्या हो जाएगा, हमारा अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी। और जब किसी एक ही स्थान में अणुओं की संख्या और ज़्यादा हो जाएगी तो टक्करों की संख्या भी और ज़्यादा हो जाएगी। ओके, तो इससे क्या है, सांद्रण बनाने से अणुओं की संख्या क्या है, बढ़ जाएगी। अणुओं की संख्या बढ़ जाने से क्या है, प्रभावी जो टक्करों की संख्या है वो भी बढ़ जाएगी। इससे क्या है, सांद्रण वृद्धि हो जाएगी। ओके, तो सांद्रण वृद्धि करने से क्या है, अभिकारक जो आपकी अभिक्रिया है की दर क्या है, बढ़ जाएगी। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा अभिक्रिया का ताप। अब ताप किस प्रकार से डिपेंड करता है, ओके, अभिक्रिया को वृद्धि करने में। तो ताप का किस प्रकार से प्रभाव होगा, देखिए ताप बढ़ाएंगे हम तो जो अणुओं की क्या है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ओके, अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, अणु बहुत गति से भागेंगे, बहुत गति से चलेंगे, तो क्या है, इनकी टक्करों की संख्या इस स्थिति में बढ़ जाएगी। तो भी आपका क्या हो जाएगा, ताप बढ़ाने पर भी क्या है, इन अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी और आपकी जो अभिक्रिया की दर है वही भी बढ़ जाएगी। ओके, तो वही लिखा हुआ है, समानता अभिक्रियाओं में ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। ओके, क्योंकि ताप बढ़ाने से अभिक्रियाओं की गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। ओके, फिर एक आपको फैक्ट याद रखना है जो कि आपको क्या है, वस्तुनिष्ठ में अक्सर पूछा जाता है। 10 डिग्री ताप बढ़ाने से जो आपकी अभिक्रिया की दर है 2 गुनी से भी ज़्यादा हो जाती है, 2 गुनी से भी अधिक आपकी बढ़ जाती है। ओके, ये आपको फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है उत्प्रेरक की उपस्थिति। ओके, तो मैंने आपको वस्तुनिष्ठ में भी समझाया था, जो उत्प्रेरक होते हैं वो अभिक्रिया की दर को बढ़ाते भी हैं और अभिक्रिया की दर को घटाते भी हैं। लेकिन जो धनात्मक उत्प्रेरक होते हैं वो अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं और आपके जो ऋणात्मक उत्प्रेरक होते हैं वो अभिक्रिया की दर को घटाते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा पृष्ठ घनत्व। ओके, अगर पृष्ठ घनत्व हमारा बढ़ जाता है, जो हमारे अभिकारक यदि ठोस है, ओके, और अभिकारक ठोस होने की स्थिति में भी अगर पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से देखिए मैंने ये बीकर लिया हुआ है, इसमें जो ये इस प्रकार से मैंने क्या है अभिकारक, इसमें अभिकारक बढ़ा हुआ है, तो इसकी जो अणुओं की संख्या बहुत बड़ी बड़ी है। ओके, ठोस अवस्था में तो अणुओं की संख्या बहुत बड़ी बड़ी है, तो क्या है, जो इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है बहुत अभी कम का आएगा। ओके, कम होगा तो इसमें अभिक्रिया धीमी होगी। लेकिन यदि इसको मैं थोड़ा चूर्ण बनाकर कर दूं, ओके, जो इसको और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के फिर अभिक्रिया कराऊं, ओके, मतलब 2 के मैंने 4 टुकड़े कर दिए इस प्रकार से। अब इसका क्या है, पृष्ठ घनत्व तो बहुत तेजी से बढ़ चुका है। ओके, पृष्ठ क्षेत्रफल बहुत तेजी से बढ़ चुका है, इससे आपकी क्या है अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाएगी। ओके, तो वही इसमें आपको बताया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा दाव का प्रभाव। तो दाव किस प्रकार से बढ़ाता है, तो देखिए दाव जिस प्रकार से यही मैंने लिया है बीकर, इसमें क्या है आपका अभिकारक के पदार्थ भर दिया है और यहाँ से पिस्टल लगा दिया। पिस्टल लगा के हम दाब बढ़ाएंगे तो दाब बढ़ाने से क्या हो जाएगा आपका, इसमें क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल में इसमें कमी आएगी। ओके, तो आपका दाब बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जो अणुओं की जो संख्या है बहुत ज़्यादा पास पास होती जाएगी, पास पास आएंगे अणु तो उनकी टक्करों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो दाब बढ़ाने से भी आपकी क्या है अभिक्रिया की दर है जो बढ़ जाएगी। ओके, तो गैसीय अभिक्रियाओं में दाब बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। दाब बढ़ाने से अभिकारक अणु पास पास आ जाते हैं, टक्करों की संख्या बढ़ जाती है और अभिक्रिया में क्या है वृद्धि हो जाती है। ओके, तो इस प्रकार से मैंने आपको 5 आपको अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक बताए हैं, तब 5 तैयार कर लीजिएगा। ओके, बाकी 3 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ से आपको 3 पॉइंट में बता देना है। ओके, बाकी 5 तैयार रखिएगा। मैंने तो हेडिंग आपको याद रखना है, उसका कंटेंट किस प्रकार से आपको माइंड में सेट करना है तो मैंने आपको समझा दिया है। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको क्वेश्चन तैयार करके रखना है कि अभिक्रिया की आणविकता, आणविकता को क्या कहते हैं हम, अणुसंख्यता भी कहते हैं। तो अभिक्रिया की आणविकता का है, अणुसंख्यता का है, एक ही बात है। और अभिक्रिया की कोटि में आपको अंतर तैयार कर लेना है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। तो क्या अंतर है, जो अभिक्रिया की आणविकता होती है तो आपकी क्या होता है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं, आयनों की संख्या होती है। ओके,
कोई भी अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले जितने भी अणु हैं या परमाणु हैं या आयन हैं, उनकी टोटल संख्या आपकी अणु संख्या कहलाती है। जैसा कि मैंने बताया, अगर क्रिकेट टीम का चयन हो रहा है तो उसमें जो 15 सदस्य है वो आपकी क्या कहलाएंगे, अभिक्रिया की आणविकता कहलाएंगे। मतलब जिन्होंने किया है खेलने के लिए भाग लिया है, लेकिन वास्तविकता जो खेलते हैं वो 11 लोग खेलते हैं, वो आपके जो 11 लोग हैं अभिक्रिया की कोटि कहलाएगी। ओके, तो अभिक्रिया की कोटि क्या है, अभिकारकीय अणुओं परमाणु आयनों की वह संख्या जिन पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। मतलब जो आपके जो अणु परमाणु या आयन जो आप क्या करते हैं, अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करते हैं, वो आपके कहलाते हैं अभिक्रिया की कोटि। ओके, अब जो आपकी अभिक्रिया की आणविकता है, यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या सदैव बराबर होती है, जबकि अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या से सदैव क्या है, बराबर नहीं होती है। नेक्स्ट है अभिक्रिया की आणविकता में आपको लिखना है, यह सदैव एक पूर्ण संख्या में होती है, कभी भी शून्य या ऋणात्मक नहीं होती है। अभिक्रिया की कोटि हमेशा क्या है, आपकी पूर्ण संख्या में होगी, 1 2 3 इस प्रकार से आपकी होगी, कभी ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकती है। जबकि जो आपकी अभिक्रिया की कोटि है यह भिन्न शून्य अथवा ऋणात्मक हो सकती है। ओके, तो ये आपके 3 पॉइंट हो जाते हैं। चौथा अंतर देख लेते हैं। तो यह अभिक्रिया के किसी पद में प्रयुक्त होने वाले अभिकारकों के अणुओं का बोध कराती है, जबकि जो आपकी अभिक्रिया की कोटि है यह एक प्रायोगिक संख्या है। मतलब इसे हम नॉर्मल तरीके से इसे ज्ञात नहीं कर सकते, इसे प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है किसी भी अभिक्रिया की कोटि को, तथा अभिकारकों की सांद्रता पर यह क्या है, निर्भर करती है। ओके, तो ये मैंने आपको 4 अंतर बताए अणुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि में। अच्छे से याद कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, और त्रैमासिक और द्विमासिक में तो आता ही रहता है, तो अच्छे से याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बता देता हूं, अगर दोस्तों आप क्लास 12th केमिस्ट्री विषय की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर सॉल्यूशन, क्वेश्चन बैंक, सभी कुछ आप मटेरियल चाहते हैं पीडीएफ के रूप में, ओके, तो आप अनुराग आषाढ़ी क्लासेस के क्लास 12th केमिस्ट्री कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए दोस्तों आपको दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करना है 90 39 53 44 79। इस नंबर पर आप दोस्तों व्हाट्सएप मैसेज करके आप क्या है, कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और बिल्कुल नाम मात्र की फीस में कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सभी पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा, तो आप कम समय में अच्छे से आप तैयारी कर पाएंगे। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है। ओके, तो हमें क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल ज्ञात करना है। वो ज्ञात कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है कि नहीं होता। वैसे होता है। ओके, तो इसे हम देखेंगे। एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि अब यह शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है और अर्धायु काल क्या है, फिर मैं आपको उनका पूरा संबंध समझाता हूँ। चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट में इस प्रकार से दिया हुआ है। ओके, बाकी अब इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ तो आप इतनी शॉर्ट में नहीं समझ पाएंगे, तो मैं थोड़ा आपको डिटेल से अपनी भाषा में अच्छे से समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों, तो हमें क्या याद करना है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल का व्यंजक। ओके, व्यंजक निकालेंगे तब पता चलेगा ये हमारा क्या है, प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती है कि नहीं। ओके, तो पहले हम अर्ध आयुकाल के बारे में जान लेते हैं। तो अर्ध आयुकाल क्या होता है, नाम ही से अर्ध मतलब होता है आधा, आयुकाल यानी समय। ओके, आधा समय की बात हो, किसी भी अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल वह समय है जिस पर अभिकारक का सांद्रण घटकर अपने प्रारंभिक सांद्रण का क्या है, आधा रह जाता है। जिस पर अभिकारक का जो अभिकारक का सांद्रण है वो घटकर क्या हो जाएगा, प्रारंभिक सांद्रण के आधा रह जाएगा। ये होता है आपका अर्धायु काल। ओके, तो हम क्या मान लेते हैं कि अर्धायु काल में अभिकर्मक या अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण हमने क्या माना है, A0। A0 पढ़ेंगे हम। ओके, तो अभिकारक का जो हमने प्रारंभिक सांद्रण A0 से घटकर क्या हो जाता है, A0/2 हो जाता है, क्योंकि अर्धायु काल है, आधा हो जाना है। तो इस प्रारंभिक सांद्रण क्या है आपका, A0 है, तो इसका आधा आपका ये हो जाएगा। ओके, हो जाता है। तो हमारा T है, अब देखिए अर्धायु काल के लिए हमें लगाना है, तो T हमारा क्या है, पूर्ण समय है, लेकिन हमें आधा समय चाहिए, तो T 1/2 हो जाएगा। ओके, और हमारा जो आपका प्रारंभिक सांद्रण है, ओके, इसको हमने क्या माना है, A माना है, तो A0/2 हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से अब हमें क्या करना है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए ये आपको याद होना चाहिए। इसका भी व्यंजक अक्सर पूछा जाता है, लेकिन बहुत ही कम आता है, इसलिए मैंने आपको व्यंजक अभी स्किप किया है। लेकिन अभी हम क्या प्रथम कोटि के लिए पढ़ेंगे व्यंजक किस प्रकार से निकाला जाता है। तो ये आपको यहाँ डायरेक्ट व्यंजक लिखना है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए ये आपका व्यंजक होता है कि के बराबर होता है दर स्थिरांक बराबर। ओके, कि यहाँ दर स्थिरांक है कि बराबर होता है आपका प्रारंभिक सांद्रण माइनस आपका होता है आपका जो आपका क्या है, प्रारंभिक सांद्रण है। ओके, और इस प्रकार से तो अब ये हमारा व्यंजक होता है। बस केवल हमें ये व्यंजक में क्या करना है, जो वैल्यू हमारी पुट कर देनी है। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, T आपको भाग में शायद गुणा में चला जाएगा। इसके बाद हमारा क्या हो जाता है, A0 रहेगा, A की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे। तो A की वैल्यू हमारे पास है A0/2 है, वो हमने रख दिया है। ओके, यहाँ से अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद T की वैल्यू में क्या लगना है, T की वैल्यू हमने क्या T 1/2 हो जाती है, अर्धायु काल के लिए निकालना है, तो ये हो जाएगा। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो ये आपका आ जाता है
फिर हमारा आपका फिर इसके बाद करना है 2 में से आपका एक 0 जाएगा तो आपका ये बच जाता है कि आपका गुणा में है तो आपका ये चला जाएगा भाग में। ओके, तो इस प्रकार से हमारा अर्धक आयुकाल के लिए व्यंजक ये आ जाता है। ये आपका मेन व्यंजक है। अब ये हमारा 1/2 के है। ओके, या के नीचे है हमारा 1/2 के मानते हैं तो ये हमारा क्या है, एक स्थिरांक है। ओके, तो स्थिरांक को हटाएंगे तो हमारा समानुपाती आ जाएगा। अभी तक हम क्या पढ़ते हैं, समानुपाती को हटाने के लिए स्थिरांक लगाते थे, अब स्थिरांक को हटाने के लिए हम समानुपाती लगा देंगे। तो इस प्रकार से हम दोस्तों देख सकते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो अर्ध आयुकाल है वो आपके प्रारंभिक, हमने क्या है A0 क्या माना था, प्रारंभिक सांद्रण माना था। ओके, तो प्रारंभिक अभिक्रिया के प्रारंभिक अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण के क्या है, समानुपाती होता है। इसे हमने A0 क्या माना था, अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण। तो ये हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको निकालना है। ओके, तो इस प्रकार से आपका दिया हुआ अच्छे से आपको तैयार रखना है। ओके, बस ये आपको याद रखना है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए आपका ये होता है दर स्थिरांक समीकरण आपका ये होता है। ओके, और इसको किस प्रकार से निकालना है इसको भी आप सीख लीजिएगा। ओके, तो ये आप देख लेते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। तो आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया की कोटि एवं अभिक्रिया की आणविकता को उदाहरण देकर समझाइए। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। या फिर अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता पर टिप्पणी लिखिए, या अभिक्रिया की कोटि बस समझाइए उदाहरण सहित। अभिक्रिया की क्या है कोटि से आप क्या समझते हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया में कोई 3 उदाहरण दीजिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आया था, अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, मतलब अभिक्रिया की कोटि परिभाषा उदाहरण पूछा गया था। ओके, तो अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता को उदाहरण सहित अच्छे से आपको तैयार रख लेना है, फिर किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए आप बता सकते हैं। तो देख लेते हैं अभिक्रिया की कोटि। बाकी मैं पहले ही आपको समझा चुका हूँ। ओके, कई प्रकार से हम परिभाषा आपको बता सकते हैं। अभिक्रिया की कोटि का लिखा हुआ दर नियम में व्यक्त क्रिया कारकों की सांद्रता पर लगे यहाँ का पर हो जाएगा, पर लगे घातांकों के योग को किसी अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ओके, यह एक प्रायोगिक राशि है। अभी हमने क्या अंतर में समझा भी था। ये क्या है, प्रायोगिक राशि से क्या प्रयोगों द्वारा निकाल सकते हैं, जो कि प्रयोग अवस्था पर निर्भर करती है। हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि कोई हमारी अभिक्रिया है, अभी हमारी अभिक्रिया हो रही है जिसमें क्या है, हमारे 2 उत्पाद लिए, एक MA NB है। ओके, और हमारे इन 2 की अभिक्रिया होती है तो उत्पाद हमारा बनता है। तो अभिक्रिया की जो दर होगी, अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी आपकी, के हो जाएगी A⁻m, जो आपकी ये है ना घातांक के रूप में आपको व्यक्त किया जाएगा। ओके, कोटि क्या है, घातांकों के रूप में व्यक्त किया जाएगा। और अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी हमारी, m+n हो जाएगी। तो अभिक्रिया की कोटि हमारी m+n के बराबर होती है। और इस अभिक्रिया में A के सापेक्ष क्रिया की कोटि तथा B के सापेक्ष है, और संपूर्ण क्रिया की कोटि अभिक्रिया की कोटि होगी m+n होगी। और उदाहरण देकर आपको ये बताया गया, तो उदाहरण को भी आपको तैयार कर लेना है। ओके, तो ये हो जाती है आपकी अभिक्रिया की कोटि। ओके, और ये 3 आपको एग्जाम्पल भी अच्छे से उदाहरण भी तैयार कर लेना है। बाकी ये जो तीनों दिए हुए ये सभी क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के आपको उदाहरण दिए हुए। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अभिक्रिया की आणविकता। तो अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, टक्कर सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया के लिए टक्कर में भाग लेने वाले अणुओं या आयनों की संख्या अभिक्रिया व आणविकता कहलाती है। ओके, अब इसमें ये परिभाषा दी हुई है, अब अलग अलग परिभाषा दी है। बाकी ये परिभाषा आप याद कर सकते हैं। ओके, अभिक्रिया की आणविकता के लिए कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं परमाणु की संख्या आपकी क्या है, अणु संख्या या फिर आपकी है अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। ये सबसे सही परिभाषा है। ओके, तो ये आपको परिभाषा आपको लिख देनी है। और ये सदैव क्या है, पूर्णांक संख्या में होती है, पूर्ण संख्या में होती है, जिसका मान 1 2 3 होता है, भिन्नात्मक नहीं होती है। अंतर में हम सब कुछ समझ सके हैं, वही क्वेश्चन एक बार चुके अंतर याद कर लेते तो फिर तो आप परिभाषा अपने आप लिख लेंगे, क्योंकि वही मटेरियल है और सेटिंग में लिख दिया। अंतर में पूछे, दोनों का अंतर पूछे तो हम क्या है लाइन बना के दोनों में अंतर डिफरेंस बता देना है। और फिर उसके क्या है टिप्पणी पूछे तो दोनों को एक साथ लिख देना है। अभिक्रिया की कोटि के पूरे पॉइंट लिख देना है, अभिक्रिया की आणविकता के पूरे पॉइंट एक साथ लिख देना। ओके, वो आपको बताया गया और उदाहरण देकर आपको ये पूरा समझाया गया। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अभिक्रिया दर और दर स्थिरांक में अंतर इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है और भी इससे पहले भी आ चुका है, 2018 में भी आया था। तो अच्छे से आपको तैयार रखना है अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर। तो अभिक्रिया दर और दर स्थिरांक में अंतर हम देख लेते हैं किस प्रकार से दिया हुआ है। तो अभिक्रिया दर क्या है, इकाई समय में अभिकारक के सांद्रण में कमी या उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि हमारी कहलाती है अभिक्रिया की दर। अभिकारक के सांद्रण में क्या हो, कमी हो, और उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि हो। वैसे भी जो अभिक्रिया होती है इसमें यही होता है, जब भी किसी भी चीज़ की अभिक्रिया होगी तो अभिकारक के सांद्रण में हमेशा क्या है कमी आती जाएगी, उत्पाद के सांद्रण में क्या है वृद्धि होती जाएगी। क्योंकि क्या है अभिक्रिया होती जाती है तो उत्पाद की मात्रा बढ़ती जाती है और अभिकारक की मात्रा क्या है घटती जाती है। ओके, और दर स्थिरांक क्या है, दर समीकरण में समानुपातिक स्थिरांक होता है। क्या है समानुपातिक ये स्थिरांक है जिसे हम क्या है के से व्यक्त करते हैं, जहाँ जहाँ के आ रहा है आपका क्या है दर स्थिरांक को प्रदर्शित करता है। ओके, और जो अभिक्रिया की दर है वो किसी भी समय अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण पर क्या है निर्भर करता है। जो अभिक्रिया की दर है वो अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करती है। ओके, और जी आपकी जो दर स्थिरांक है, और इससे क्या इस पॉइंट से क्या मतलब पता चलता है कि अब अभिकारक का सांद्रण हम जितना ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे अभिक्रिया की दर बढ़ती जाएगी। और ये हमने पॉइंट अच्छे से समझ चुके हैं। किसमें समझा था, अभी मैंने आपको कहा अभिक्रिया की दर को निर्धारित करने वाली कारक में आपको सांद्रण वाला चीज़ समझाई थी। ओके, दर स्थिरांक में क्या है, दर स्थिरांक का मान क्या है अभिकारक के सांद्रण पर क्या है निर्भर नहीं करता है। ओके, दर जो अभिक्रिया की दर है इसकी जो इकाई होती है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होती है।
दर स्थिरांक की क्या है जो इकाई है वो अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है, मतलब फिक्स नहीं है, अभिक्रिया की कोटि पर डिपेंड करती है। ओके, अभिक्रिया की जो दर है वो साम्यावस्था पर अग्र अभिक्रिया का वेग प्लस अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है, जबकि दर स्थिरांक में साम्यावस्था पर अग्र अभिक्रिया के वेग वापस अभिक्रिया के वेग नियतांकों का अनुपात साम्य स्थिरांक कहलाता है। तो ये आपका दिया हुआ है अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा चारों पॉइंट को। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है छद्म कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, इंपॉर्टेंट है। तो छद्म कोटि की अभिक्रिया क्या है, तो ये थोड़ा ये समझा गया है, मेन परिभाषा आपको आगे मिलेगी। तो समानता साधारणता अभिक्रिया की कोटि और आणविकता क्या है, समान होती है, परंतु कुछ अभिक्रियाओं में अभिकारकों में से इतनी अधिक मात्रा में होता है कि इसमें थोड़ी सी भी कमी मतलब अभिकारक इतनी ज़्यादा मात्रा में होता है कि थोड़ी सी भी अगर कमी कर दें तो अभिकारक की जो दर होती है उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः ऐसी अभिक्रियाओं की कोटि और आणविकता में क्या अंतर नहीं होता है। तो अतः वे अभिक्रियाएं, यहाँ से आपकी मेन परिभाषा आ जाती है आभासी कोटि या छद्म कोटि अभिक्रिया की परिभाषा। ओके, अतः वे अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता 1 से अधिक होती है, आणविकता क्या है 1 से अधिक है, किंतु कुछ कारणों से प्रथम कोटि की अभिक्रिया जैसा व्यवहार प्रदर्शित करती हैं, आभासी या छद्म कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ओके, क्या है कहलाती हैं, जिनकी अभिक्रिया एक से ज़्यादा उनकी क्या है आणविकता है, लेकिन उनका जो व्यवहार है वो प्रथम कोटि की तरह होता है, इसलिए इन्हें क्या है आभासी या छद्म कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। और एग्जाम्पल भी आपको ये तैयार कर लेना है। एथिल एसीटेट का जल अपघटन आभासी या एक आणविक अभिक्रिया कहलाती है। ये इस प्रकार से आपको ये उदाहरण भी तैयार कर लेना है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शून्य कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में आ चुका है। तो वे अभिक्रियाएं जिनका वेग अभिकारकों की सांद्रताओं पर निर्भर नहीं करता है। ओके, ऐसी अभिक्रियाएं जिनका जो वेग है, ओके, निर्धारण का जो वेग है वो अभिकारकों की सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, ओके, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात सांद्रण की शून्य घातांक के समानुपाती होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। इन अभिक्रियाओं का वेग पूरी तरीके से क्या है, पूरी अभिक्रिया के दौरान क्या है, स्थिर होता है और एक साथ रहता है। उदाहरण ये आपको बताया गया है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इस प्रकार से न्यूमेरिकल है, तो इससे जब पहले हम और जो क्वेश्चन 1-2 देखने हैं उन्हें हम समझ लेते हैं, तब मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा, क्योंकि इसमें जो भी फॉर्मूले यूज हो रहे हैं वो हम क्या भी आपको मैं आगे समझा देता हूँ, तो फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घ द्वितीय प्रश्न है। ओके, 4 नंबर वाले प्रश्न है। इसमें 2 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको तैयार करने हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन प्रथम कोटि की अभिक्रिया हेतु दर स्थिरांक समीकरण व्युत्पत्ति कीजिए। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए आपको दर स्थिरांक का आपको समीकरण निकालना है। तो देख देते हैं। शून्य कोटि के लिए अभी तक आया नहीं, इसको भी लेकिन आप तैयार कर लीजिएगा। अभी मैं आपको क्या है प्रथम कोटि के लिए एमपी बोर्ड एग्जाम 2021 में आया है और तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम देख लेते हैं किस प्रकार से आपको निकालना है। बाकी इसमें आपको ये दिया हुआ है। ओके, लेकिन मैंने अपने हिसाब से किया है, तो मैं आपको समझाता हूँ किस प्रकार से आपको करना है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हमें क्या है समीकरण निकालना है, दर स्थिरांक समीकरण। तो देख लेते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती क्या है। अभी क्या हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया परिभाषा देख ली है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा याद कर लीजिए, क्योंकि अब अभी शून्य कोटि की अभिक्रिया आ चुका है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया उदाहरण से अब से पूछे जा सकते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन। ओके, तो याद रखिएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है वे अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग केवल एक अणु के सांद्रण पर निर्भर करता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ओके, अगर वे अभिक्रिया जिनका क्या है जो अभिक्रिया का वेग सांद्रण पर निर्भर ना करे तो शून्य कोटि की अभिक्रिया, और एक अणु पर उनका सांद्रण पर निर्भर करे तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, 2 अणु के सांद्रण पर निर्भर करते तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, 3 अणु के सांद्रण पर तृतीय कोटि, इस प्रकार से होता है। ओके, तो ये आपको पहले प्रथम कोटि की अभिक्रिया का परिभाषा याद कर लेनी है। ओके, अब यहाँ मैं ए किसको माना हूँ, अभिकारक को माना हूँ, तो पी हमारा प्रोडक्ट बनना है यानी उत्पाद बन रहा है, इस प्रकार से मैंने मान कर चल रहा हूँ। तो देख लेते हैं। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या है आपका तात्कालिक दर क्या हो जाएगी, क्योंकि आपका तात्कालिक दर क्या हो जाएगी, तो समय के साथ अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन। ओके, तो इस समय के साथ अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन हमारा क्या हो जाएगा, अभिकारक हमने ए माना है तो इस प्रकार से हो जाएगा। यह माइनस चिन्ह क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं आपको ये पहले भी समझा चुका हूँ कि जब भी अभिक्रिया होगी, अभिक्रिया में क्या होगी, अभिकारक का जो क्या होगा सांद्रण में कमी आती जाएगी, उत्पाद की वृद्धि होती जाएगी, उसकी मात्रा में वृद्धि होगी तो उसके सांद्रण में वृद्धि होती जाएगी। ओके, तो यहाँ अभिकारक की जब भी बात करते हैं तो माइनस चिन्ह लेकर चलते हैं, क्योंकि इसमें क्या है लगातार कमी आती रहती है। ओके, इक्वल टू आपका हो जाएगा कि अब यहाँ आपका ए की पावर लिए एक क्यों लिया है, क्योंकि एक अणु है। ओके, प्रथम कोटि की बात हो रही है। जब हम शून्य कोटि के लिए अभिक्रिया का व्यंजक निकालते हैं तो यहाँ 0 लेकर चलते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हो जाएगा, ये आपका दिया हुआ है। ओके, अब हमें क्या करना है, इसको हम क्या है गुणा में है तो ये आपका भाग में चला जाएगा, और ये dt है आपका, ये क्या है भाग में, तो ये गुणा में चला जाएगा इस प्रकार से। अब दोनों पक्षों का हम क्या है समाकलन कर देंगे, दोनों पक्षों का समाकलन कर दे तो इस प्रकार से हो जाएगा। ओके, इसका हम समाकलन करते हैं, आपका ए डी का समाकलन करेंगे तो आपका log a आ जाएगा। ओके, log a आपका यहाँ जाता है और k आपका बाहर निकाल आता है, t का 1t का आप समाकलन करेंगे तो d आपका आ जाएगा,
और जब भी समाकलन करते हैं तो एक आपका क्या है समाकलन स्थिरांक आता है। अगर अभी आप क्लास 12th में आपके गणित में समाकलन चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा। ओके, समाकलन किस प्रकार से किया जाता है, तो ये आपका इस प्रकार से समाकलन हो जाता है। ओके, तो जहाँ आई क्या है एक समाकलन स्थिरांक है, कंप्लीट हो जाता है। अब हमें क्या करना है, अब हमारे जगह समय जो अभी मानते हैं कि अभिक्रिया भी क्या है प्रारंभ नहीं हुई है, अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है तो समय आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि अभी अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है। तो आपका जो सांद्रण हम क्या मान लेते हैं A0 मानकर, प्रारंभिक सांद्रण हम क्या है A0 मानकर चलते हैं। ओके, इस प्रकार से तो एक स्थान पर हमें A0 अब रखना है। तो समीकरण 1 में हम क्या इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो t बराबर हम 0 रखेंगे और a बराबर हम रखेंगे A0, आपका A0 रखेंगे। ओके, इस प्रकार से आपका हो जाता है। तो आपका क्या निकल के आता है, i बराबर आएगा ln लिख रहे हैं। ओके, ln यानी शॉर्ट में लिख रहे हैं, लॉग को लिख रहे हैं। ओके, तो लॉग आपका आ जाएगा A0, इस प्रकार से आ जाता है। अब i का ये वैल्यू निकल आई हमारी। ओके, समाकलन स्थिरांक की ये वैल्यू निकली है। अब हम क्या है समीकरण 1 में क्या है इस i के स्थान पर क्या है ये वैल्यू लिख देंगे। ओके, तो ये हमने वैल्यू यहाँ रख दी है, आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हम पंचांतर कर देंगे तो इस प्रकार से हमारा आ जाएगा। ओके, अब एक फॉर्मूला होता है log n माइनस log m बराबर होता है log n अपॉन n। ओके, आपका इस प्रकार से होता है, तो ये आपका फॉर्मूला से यूज हो जाता है। अब इस प्रकार से हमें क्या करना है, ये आपका t क्या है गुणा में है तो भाग में आपका यहाँ चला जाएगा, तो ये हमारा आपका आ जाता है। ओके, अब इस प्रकार से हम के बराबर इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, log को हम क्या है log 10 में कन्वर्ट करना है। log को log 10 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या है 2.303 का हम क्या है गुणा करेंगे। समाकलन चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो आपको ये सब पूरा समझ में आ जाएगा अच्छे से। ओके, तो log को हम log 10 में बदलने के लिए 2.303 का गुणा कर देंगे, तो इस प्रकार से हमारा आ जाता है। तो कि दर स्थिरांक हमारा एक ये पूरा व्यंजन आ जाता है। तो ये हमारा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का समीकरण। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे और इसे अच्छे से आपको याद भी कर लेना है। आगे हमें क्या है इसका यूज करना पड़ेगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्ध आयु काल के व्यंजक ज्ञात करने के लिए। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमको नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2019 में आ चुका है, 20 में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल का व्यंजक निकालना पड़ेगा। फिर इससे हमें पता चलेगा कि ये प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, तब हमें पता चलेगा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से इसमें इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, देख लीजिए आप। ओके, तो अभी जिस प्रकार से हमने शून्य कोटि के लिए निकाला था अर्ध आयु काल, इसी प्रकार से अब हमें क्या है प्रथम कोटि के लिए अभिक्रिया का अर्ध आयु काल निकालना है। ओके, चलिए देख लेते हैं इसे। तो देख लेते हैं हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल। तो अर्ध आयु काल क्या है, मैं पहले आपको समझा सका हूँ कि किसी भी अभिक्रिया का अर्ध आयु काल वह समय है जिस पर अभिकारक का सांद्रण घटकर क्या है प्रारंभिक सांद्रण का आधा रह जाता है। ओके, अर्ध आयु काल कहलाता है। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निकालना है, तो अभी हमें जस्ट अभी हमने निकाला है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो व्यंजक निकाला है वो व्यंजक हम जानते ही आपका होता है। ओके, ये व्यंजक अभी हम निकाल के आ चुके हैं। ओके, अब इसके इसलिए आपको ये याद होना चाहिए डायरेक्ट, क्योंकि जब भी अगर पेपर में क्वेश्चन आता है यही वाला आ जाता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल का व्यंजक निकालिए। ओके, या प्रारंभिक सांद्रण के पर निर्भर करता है, इसे सिद्ध कीजिए। तो आपको इसको डायरेक्ट रखना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ इसी प्रकार से आपको पेपर में करना है। ओके, तो इसलिए आपको इसे याद रखना है। ओके, बस आपको ये अब याद है, अब सिंपल हो जाता है। सिंपल क्यों है, क्योंकि इस प्रकार से हमें क्या करना है, इसमें केवल आपको जो समय है आधा कर देना है, प्रारंभिक सांद्रण को भी आपको आधा कर देना है। ओके, तो यहाँ देख सकते हैं हम क्या करेंगे, टी हमको ऊपर आपका भाग में है तो गुणा में मतलब ऊपर भेज देंगे, इस साइड का के को क्या ऊपर है तो नीचे कर देंगे, बस ये चेंज कर लेंगे। अब ये भी हम क्या मान लेते हैं जो हमारा समय है वो आधा है। ओके, तो अर्ध आयु काल क्योंकि लग रहा है तो टी आपका 1/2 लिखेंगे और प्रारंभिक सांद्रण को भी हम क्या है आधा कर देंगे, तो 1/2 आपका 2 हो जाएगा। ओके, A0 पढ़ेंगे। ओके, इस प्रकार से। ओके, अब बस वैल्यू पुट कर देंगे इसमें हम, तो टी की वजह लिखेंगे टी 1/2 लिखेंगे, इस प्रकार से होगा log 10 और A0 आपका A0 रहेगा, एक के स्थान पर रहेंगे A0/2 रख देंगे। ओके, इस अब यहाँ से A से आपका A0 से A0 आपका ये कट जाएगा। ओके, तो आपका केवल क्या बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। अब आपको क्या है log 10 के सापेक्ष आपको log 2 का आपको क्या वैल्यू याद होनी चाहिए, तो log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। ओके, बस इसको हम क्या पुट कर देंगे, उसका गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा अर्ध आयु काल क्या आ जाएगा 0.693 बटे के। तो ये हमारा आ जाता है आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल। तो इसे याद करिएगा। अब इसमें याद करने की चीज़ है कि आपको log 2 का वैल्यू याद होनी चाहिए और आपको क्या है प्रथम कोटि के अभिक्रिया का व्यंजक याद होना चाहिए। इसी प्रकार से हमने क्या है शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल याद किया था, उसमें भी आपको क्या है शून्य कोटि अभिक्रिया का व्यंजक याद होगा, तभी आप कैसे कर पाएंगे। तो इन दोनों को आपको याद कर लेना है। अब ये हमारा क्वेश्चन रह गया था न्यूमेरिकल, इसको हम समझ लेते हैं। एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में आ चुका है कि दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया में पूर्ण होने में लगने वाले समय से 2 गुना है। ओके, तो ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 99% पूर्ण होने में लगा समय निकाल लेना है। फिर 90% पूर्ण होने अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय निकाल लेंगे। जब दोनों का समय निकाल लेंगे, हम दोनों की तुलना कर देंगे तो पता चल जाएगा कि 2 गुना है कि नहीं। ओके, चलिए देख लेते हैं।
तो हम क्या मान लेते हैं कि माना कि 99% पूर्ण होने में और लगा जो समय है वो क्या है T090 हम लिखेंगे, 99 को लिखेंगे हम T099, इस टाइप से हम क्या है दर्शाएंगे। ओके, तो देख लेते हैं। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हमने व्यंजक निकाल चुके हैं। ये आपका फॉर्मूला होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक के बराबर 2.303 बटे टी log 10। आपका ए जीरो क्या है आपका प्रारंभिक सांद्रण है और ए आपका है इस प्रकार से दिया हुआ है। ओके, तो देख लेते हैं जो आपका बचा हुआ है वो आपका ए होता है। तो यहाँ आपको जो लेके चल रहा है आप ये बुक की लैंग्वेज में लिखी हुई है A/AX, यहाँ ए आपका प्रारंभिक सांद्रण A माइनस एक्स आपका जो बचा हुआ है इस प्रकार से। ओके, तो हम पहले सबसे पहले निकाल इसी फॉर्मूला के अनुसार हम निकालते हैं 99% पूर्ण होने में लगा समय क्या होगा। ओके, तो इसके लिए होगा के बराबर हो जाएगा, ये आपको वैल्यू रखेंगे log एज इट इज रहेगा। जो प्रारंभिक सांद्रण शुरू में जो आपकी अभिक्रिया का जो सांद्रण होगा 100% होगा, 100% रहता है तो आपका 100 हो जाएगा। और इसके बाद क्या कितना बचा हो चुकी है आपकी 99% पूर्ण हो चुकी है, मतलब केवल 1% बचा है तो हम इसके बचे में 1 लेंगे, क्योंकि 99% के लिए निकाल रहे हैं 1% बचा हुआ तो इसके अपॉन में हम 1 रख देंगे। ओके, अब log 100 आपका बचता है। ओके, तो log आपका 100 का आपके यहाँ वैल्यू रखेंगे तो 2 आपकी आ जाती है, तो ये आपका आ जाता है 99% पूर्ण होने के लिए। ओके, इसी प्रकार से आप देख लेते हैं 90% पूर्ण होने के लिए, तो ये हमारा फॉर्मूला है। बस इसमें यहाँ चेंज कर देंगे, देखिए इसमें भी पूरा प्रारंभिक जो सांद्रण है अभिकारा का शुरुआत में क्या है पूरा रहा होगा तो 100% लेके चलेंगे। और अपॉन में हम क्या हो जाता है 90% के लिए निकाला है तो 90% पूर्ण हो चुकी है, तो कितनी परसेंट बची है अभी 10% बची हुई है, तो यहाँ आपका 10 हो जाएगा। काटेंगे तो आपका यहाँ क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, तो log 10 आ जाएगा वैल्यू 1। अब यहाँ से आप दोनों देख सकते हैं आपका समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। ओके, इससे LHS बराबर है तो RHS भी आपको बराबर हो गए। ओके, ये आपका तो ये इन दोनों की अब तुलना करते हैं तो ये दो ये आपस में कट जाएंगे तो बचेगा 2 बराबर 1, यानी हम देख सकते हैं समीकरण एक दूसरे में समझ में आ जाता है कि इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि 99% अभिक्रिया का पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगे समय के क्या है 2 गुना है। ओके, या क्योंकि हमने यहाँ 2 गुना देख चुके हैं। ओके, तो इस प्रकार से आपको इस टाइप के सवाल को करना है। ओके, बस इसमें आपको क्या है प्रथम कोटि के लिए बात हो रही है तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक आपको याद होना चाहिए, तो आपसे आसानी से बन जाएगा। तो ये हमने देखे दोस्तों आपके इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ओके, आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई भी दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।